जय हिंद साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए जो अवधी भाषा है ये पूर्वी हिंदी की है, हाँ बिल्कुल भाई ये सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की, ये भी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की, ये भी सही है। लेकिन भोजपुरी साथी पूर्वी हिंदी की नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमसे गलत ही पूछा था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। ठीक है, तो अगर आपको बता दें हमको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी भाषाएं आती हैं। ठीक है, अगर बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी इत्यादि उपभाषाएं आती है। राइट, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम बता दीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बता दीजिए। ठीक है, अजस्र का शुद्ध रूप क्या होता है, इसका जो शुद्ध रूप होगा ना वो होगा अजस्र होगा। क्या होगा, अजस्र होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। मछली का है कि मच्छर का है कि मक्खी का है, मिट्टी का है। ठीक है, तो साथियों मक्खी का होता है। किसका होता है, मक्खी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि मिट्टी का तत्सम शब्द बता दीजिए, इसका होगा मृतिका होगा, मच्छर का मशक होता है और मछली का तत्सम क्या होता है, मत्स्य होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करें पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, उसे शुद्ध वाले को बताना है। ठीक है, इंद्र, रतीश, सशस्त्र या मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, या फिर यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जानवी, या वस्त्र, पाटक, अंबर, अचीर। इसमें से कौन सही है। इसमें जो साथियों हमारा बी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल राइट है ना, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कौन सा युग्म गलत है। देखिए मुख का वाचाल होता है, ये क्या विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मुख का वाचाल होता है, सही बात है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ये भी सही है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ये भी सही है। लेकिन छली का बहिरंग नहीं होता है साथियों, अतरंग का बहिरंग होता है ना। ठीक है, उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। और हमसे गलत ही पूछा था, तो छली का बहिरंग नहीं होता है, अतरंग का बहिरंग होता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है कृष्ण विष्णु अविनाशी, ठीक है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं अच्युत के हैं। किसके हैं, अच्युत, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। देखिए तरंग, तुरंग, तरंग मीन्स लहर होता है, तुरंग घोड़ा होता है, ये तो सही है। ठीक है, पथ रास्ता होता है और पथ्य मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार। ठीक है, तरुणी युवती, तरुणी नाव, प्रसाद अनुग्रह, ठीक है, और प्रसाद भवन, ये भी सही है। और हमसे पूछा क्या था, इसमें सही सुमेलित नहीं, मतलब क्या अर्थभेद सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका जवाब होगा। देखिए तरुणी जो होता है ना, ये नदी का होता है। ठीक है, तो तरुणी युवती का दिया, इसलिए यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तरुणी साथियों नदी का नहीं होता, सॉरी, तरुणी जो होता है नाव का होता है। ठीक है, तरुणी नाव का होता है और तरुणी नवयुवती का होता है। ठीक है, तरुणी जो होता है ये, इसके में नवयुवती होती है। ठीक है, नवयुवती, और तरुणी किसका होता है साथियों, समानार्थी नाव का होता है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर आधी रात का समय क्या कहते हैं इसको, इसको हम निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं। ठीक है, सरवरी, विभावरी और निशा रात के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से हैं, सरवरी, विभावरी और निशा किसके पर्यायवाची हैं, रात के पर्यायवाची हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से दंतालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। इसमें दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, अल है, आलू है, लू है या अलू है। ठीक है,
इसमें साथियों क्या हमारा है, लू है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। छाया का छाया होता है कि छाए होता है कि छाँव होता है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो छाया का साथियों जो बहुवचन होता है ना, वो छाया ही होता है। क्या होता है, छाया होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, कह आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है, मतलब बताना है कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। तो क्या रहा है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ठीक है, अब बीच में देखिए नहीं आया ना, तो हमारा ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया, निषेधवाचक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। बहुत बार पूछा गया ये तो। ठीक है, तो दही जो होता है साथियों ना, ये क्या हमारा है, ये पुल्लिंग होता है, ये अपवाद है। ठीक है, क्या है, अपवाद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है क्रोधी, तीर, भरत या चिंता। ठीक है, तो जो चिंता हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस वाक्य का कारक बताइए। ठीक है, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कौन सा कारक होगा। इसमें साथियों हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, कौन सा है, कर्म कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया हो रही है उसे क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं, उसे साथियों हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या है, क्रिया हो रही है, क्रिया पूर्ण हुई नहीं है ना, क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान समय में जारी है। तो जब वर्तमान समय में तो सीधी सी बात है वर्तमान काल के अंतर्गत जाएगा, लेकिन अभी पूर्ण हुई नहीं है, अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक, तो जो क्रिया अभी हो रही है, ठीक, मतलब पूरी नहीं हुई है, अभी अपूर्ण है, मतलब क्या है, वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा रोगी चल नहीं सकता। रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। वाच्य हमने बताया था ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अब बताना है कि इसको भाववाच्य में हमको बदलना है। ठीक है, देखिए रोगी से चला नहीं जाता। अब भाववाच्य में क्या होता है साथियों ना, इसमें समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रोगी से चला नहीं जाता, ये उसकी असमर्थता है कि वो चल नहीं पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, तो इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द के अवयव का प्रकार बता दीजिए, कौन सा है, संबोधन सूचक अव्यय है, या शोक सूचक अव्यय है, या आश्चर्य सूचक अव्यय है, या हर्ष सूचक अव्यय है। ठीक है, ये साथियों हमारा शोक सूचक अव्यय है ना, क्योंकि देखिए अफसोस हो रहा है ना, उसको शोक हो रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, और आश्चर्य सूचक तो है नहीं, हर्ष सूचक मतलब खुशी की बात तो यहाँ पे है नहीं, उसको आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, तो हमारा शोक सूचक है। 19 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। पहली बात, क्रिया विशेषण होते क्या है, तो जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, ऐसे करके 4 भेद होते हैं ना क्रिया विशेषण के। तो मैं कल नहीं जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। अच्छा, हवा धीरे धीरे बह रही, इसका सही जवाब होगा। अब इसमें पूछ दे, ठीक है, कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हवा कैसे बह रही है, हवा कैसे बह रही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर मिलेगा कि धीरे धीरे बह रही। तो अगर पूछे कि इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो कौन सा भेद होगा, इसमें रीतिवाचक होगा। कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हम क्या करेंगे ना कि उसमें हम वाक्य में कैसे लाकर क्वेश्चन करेंगे, तो पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, तो उत्तर मिलेगा कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है, देखिए अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 नंबर में कह रहा है अनायास में समास है। बताइए अनायास में क्या समास होगा।
अनायास में साथियों हमारा नए तत्पुरुष समास है, ठीक है। कौन सा है? नए समास है ना। जिन समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। कौन सा कहते हैं? नए तत्पुरुष समास कहते हैं। तो नए तत्पुरुष समास में हमने क्या बताया कि देखिए वह समास जिसमें पहला पद क्या होता है? निषेधात्मक होता है, ठीक है। कैसे? हम कहते हैं अनाचार मतलब न आचार, भाई निषेध की भावना प्रकट हो रही है ना यहाँ पे। अनुचित, उचित नहीं है वो, अनुचित मतलब न उचित, ठीक है। अनभिज्ञ, न अभिज्ञ, ठीक है, न अभिज्ञ। तो ये क्या हमारे, ये हमारे नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्या निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, या तूती बोलना, ठीक है। इसका होगा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली। ये क्या हमारी है? लोकोक्ति है, ठीक है। अब देखिए बात करें हम कि लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति साथियों अपने में हमेशा पूर्ण होती है, ठीक है, तथा वह स्वतंत्र होती है। मतलब जो लोकोक्ति होती है ये क्या होती है? अपने में पूर्ण होती है और वो स्वतंत्र होती है, राइट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम, भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। तो देखिए पूर्ण विराम तो सही है, जैसे कोई वाक्य खत्म हो जाता है हमारा तो लास्ट में जो खड़ी पाई खींच देती है वो हमारा पूर्ण विराम होता है, ठीक। अल्प विराम जहाँ वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम होता है। और उद्धरण चिन्ह जहाँ किसी की बात को कही गई बात को हमें दर्शाना होता है वहाँ उद्धरण चिन्ह का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन योजक चिन्ह जो है ये गलत हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछे कि योजक चिन्ह का सिंबल क्या होता है, तो ये देखिए योजक चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। एक छोटी सी जो लाइन होती है ना ऐसे वाली, ये हमारी योजक चिन्ह का योजक चिन्ह होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? बताया वाक्य के बारे में, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, करा तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझसे रही नहूँ, ठीक है, सॉरी मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बली, ठीक है, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए 25 नंबर कह रहा है तू तू करता तू भया, ठीक है, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इन पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, इस पंक्ति में साथियों हमारा शांत रस है। कौन सा है? शांत रस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है। और शांत रस को साथियों हम अंतिम रस मानते हैं, मतलब शांत रस जो है वो अंतिम रस होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? तो ये साथियों मुक्तक छंद का है। किसका? मुक्तक छंद का है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, ठीक है, झुके फूल सो जल परसन, हित महनौ सुहाए। इस कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए जहाँ पे साथियों एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, कर अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या कह रहा है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। निम्न में से किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? निम्न में से किस पुस्तक की ये पंक्तियां हैं? बताइए, कामायनी की हैं, साकेत की हैं, आंसू की हैं या यशोधरा की हैं, ठीक है। तो ये साथियों हमारे यशोधरा की हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा ना। देखिए यशोधरा जो पुस्तक है
ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, मतलब मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे देखिए पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, रत्नावली है, ये सब किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो पूछे कि यशोधरा पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। ठीक, और मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, रत्नावली है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है? साकेत, कामायनी, यशोधरा या जयद्रथ वध। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं लिखा है? तो कामायनी साथियों मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो कामायनी के लेखक है कौन फिर? तो कामायनी जो है साथियों ने ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये साथियों किसकी है? ये हमारी यात्रा वृत्तांत की है। किसकी? यात्रा वृत्तांत की है। राइट, तो हमने क्या बताया आपको कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत की है। लेकिन अगर पूछ दे एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है, तो ये अज्ञेय जी हैं। कौन? अज्ञेय हैं। राइट, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। इनका जो साथी है मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कह रहा इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद जी को, निराला जी को, या सुमित्रानंद पंत जी को, या फिर प्रसाद जी को? ठीक है, किनको मिला है? ये मिला है सुमित्रानंद पंत जी को। किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा पूछ दे किस कृति के लिए मिला था? तो देखिए सुमित्रानंद पंत को जो है ना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राइट, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। चलिए अब आते हैं अपने गद्यांश पे। गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के जवाब देना है। गद्यांश में क्या लिखा है देखिए, कह रहा भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। कह रहा उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है? सहकारिता में लाभ। सहकारिता में लाभ, यही तो बताया गया ना ऊपर गद्यांश में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कह रहा है कि सहकारिता का अर्थ है, सहकारिता का अर्थ बताइए। तो जैसा गद्यांश में दिया था, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो कह रहा है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ किया जाना चाहिए? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। गद्यांश में बताया था ना, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। बताइए सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य साथियों छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कह रहा सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ठीक है, कैसे?
गद्यांश में दिया था ना कि उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके, राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है।